यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट। तो आज की क्लास में हम इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो इम्यूनाइजेशन है और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, इससे आपके कोई भी क्लास है जो मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अपकमिंग टाइम में एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, वेबसाइट पर आप लोग टाइम टू टाइम प्लीज विजिट करते रहिए। अभी नया अपडेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस है जो अपने सामने रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो एक एक नंबर से लास्ट टाइम से चूक रहे हैं। तो इस बार आपके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है। इस बार हो सकता है पेपर आपका थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है, एज एन जैसे पहले हुए हैं उसके कंपेयर में। आप 2019 का देखिए, 20 का देखिए, 21 देखिए, 22 देखिए, चारों बार पेपर अलग अलग तरीके से है जो चेंज होते गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़, अपकमिंग टाइम में बिहार के लिए एग्जाम है एएनएम वालों का, उड़ीसा में एग्जाम है एएनएम का, राजस्थान में एनएचएम, एएनएम का, जीएनएम का एग्जाम है। तो उन सभी के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उस मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। एएनएम वालों के लिए बहुत ही चीप प्राइस है, 200 रुपये में आपको 200 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है, जिसमें आपको 23 पेपर सेट है जो अवेलेबल रहेंगे। और जो लोग एमपीसीएचओ के पेपर्स लेते हैं तो उनको 16 पेपर का चार्ज लगेगा 200 रुपये। इतना चीप प्राइस आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप कोई और यूट्यूब चैनल प्रेफर करते हो या फिर कोई और ऐप है जो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको इतना कम में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग 30 पेपर सीएचओ सेट लेना चाहते हैं उनके लिए भी सीएचओ पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो भी इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा है यहाँ पे आपके लिए। नर्सिंग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में भी आता है। क्वेश्चन है, Which period of age is considered as pre-operational stage in Piaget's theory? जीन पियागेट ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है? बर्थ टू 2 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 11 ईयर्स एंड अबव, या फिर 2 to 7 ईयर। कौन सी एज है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाएगी, कंसिडर की जाएगी प्री ऑपरेशनल पीरियड में? वो टाइम पीरियड होगा 2 से 7 साल तक का पीरियड। कौन सा? 2 से 7 साल तक का पीरियड कहलाएगा। ये देखिए, अब आप इसके लिए नोट डाउन कीजिए। जीन पियागेट की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी आपको एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर सेंसोरी मोटर की बात की जाए तो ये होती है जन्म से लेकर 2 साल तक की, जिसमें बच्चा सेंस क्या चल रहा है, क्या उसके आसपास हो रहा है, वो चीज़ें देखेगा, उसको समझना स्टार्ट करेगा। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल के बीच में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोडलर ग्रुप से, कब से? टोडलर ग्रुप से लेके प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं उनमें, कब से? टोडलर से प्री स्कूल जो बच्चे होंगे उनमें। यहाँ पर अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेज। जनरली जो बर्थ से 2 साल तक के बच्चे होंगे क्या होंगे, वो उनको जो चीज़ें सामने हो रही हैं वो देख के समझेंगे, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। अब आप बोलोगे यहाँ बैठो तो वहाँ बैठने की जगह खड़े होकर भागेंगे, तो यहाँ पर वो ये सब नहीं समझते। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे लैंग्वेज से, इमेजिनरी चीज़ों के थ्रू समझना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए तो वो होगी 2 से 7 साल के बीच की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर बच्चे अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सोचेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये चीज़ें इस कैटेगरी की हैं, पढ़ने वाले आइटम्स पढ़ने, एंटरटेनमेंट, उनको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी 7 से 12 साल की एज में। तो ये कहलाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर आता है फॉर्मल, जो कि एक एडोलेसेंट स्टेज में कंसीडर की जाएगी। तो होती है 12 साल से आगे की स्टेज, जिसमें नई नई चीज़ें सोच के आप उनको कहोगे कि वहाँ पे भूत है, तो लेकिन वो जब तक उस चीज़ का साइंटिफिक बाल की खाल ना निकालना तब तक वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप 12 साल के बच्चे में नहीं आजमा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, यदि आपको कहें कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में कहा है बर्थ टू 2 ईयर, तो ये सेंसोरी मोटर स्टेज, मतलब बच्चे को चीज़ें सेंस के थ्रू समझ में आएंगी। प्री ऑपरेशनल मतलब बच्चा इमेज के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू समझेगा। फिर है
7 से 11 साल की स्टेज, तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे कही गई है आपसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, तो वो 2 से 7 साल तक की स्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट इज अटेंडेंट के लिए बुक, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है आरआरबी के लिए, और मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बुक है जो आप हर एक स्टूडेंट लीजिए, क्योंकि आरआरबी का पेपर हर साल तो होता नहीं है। फॉर्म इस बार भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, पोस्ट कम है, और आपके मन में डाउट तो जरूर होगा कि क्या इस बुक से बस आप एग्जाम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूं कि इस बुक में जो चीज़ें ऐड की हैं मैंने, वो क्या क्या हैं। वो है आपके 10 क्वेश्चन पेपर, जो रेलवे ने अभी तक ओनली 10 पेपर ही कंडक्ट कराए हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे रिसर्च के जो अभी तक पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। 5 पेपर हुए थे 2019 में। कितने? 5 पेपर 2019 में हुए थे, और उसके पहले 2015 और 13 में एग्जाम हुए थे, तो वो पेपर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्लियर। और यहाँ पर साथ में 10 मॉडल पेपर, मतलब कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐड किए गए हैं विथ रेशनल के। हर एक क्वेश्चन का आपको रेशनल दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी एग्जाम में बहुत आ रही है, वो है पेयर मैचिंग क्वेश्चन। पेयर मैचिंग का मतलब है जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं इस बुक में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन 1000 प्लस है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन, मतलब जिस चीज का एक ही आंसर हो सकता है, अदर देन कुछ भी नहीं, जैसे किसी चीज की वैल्यू, कोई डिसीज के साइन सिम्टम, इस तरीके से। तो वो है जो 1000 पॉइंट आपको वो ऐड किए गए हैं सभी सब्जेक्ट से मिला के, और एज पर योर सिलेबस है जो बुक आपको रेडी की गई है। साथ ही साथ जो भी लोग, जो सेकेंड बुक है मेडिकल एंड नर्सेज आपकी सेकंड बुक है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं यदि आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल एंड नर्सेज आपकी तरफ से दोनों बुक लिखी मैंने हैं, मेरी तरफ से इसमें जितना जो भी चीज़ें ऐड हो सकती थी मैंने ऐड की हैं, और जो अपकमिंग बुक आने वाली है वो एएनएम वालों के लिए, तो वो भी रेडी रहें। विद इन 2 वीक और 3 वीक में एएनएम वालों की बुक भी आ जाएगी। और इस बुक की सबसे अच्छी खासियत आपको ये रहने वाली है कि इसमें जो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आपको 1000 से ज़्यादा तो है ही, साथ में आप जब उन 1 लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके जो एक एक पॉइंट है आपको डायरेक्ट आपको उनको याद करना होगा। याद करने का मतलब है कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो आपको हमेशा काम में आएंगी। बुक की जो एमआरपी से डायरेक्ट ही आपको सीधा 12% डिस्काउंट पे डायरेक्ट दिया जा रहा है। और जिन्होंने यदि रेलवे के पेपर पहले से ले रखे हैं पीडीएफ के थ्रू हम मुझसे, तो वो लोग डायरेक्ट अपना है जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बुक मैं जो आपके लिए कोरियर के थ्रू सेंड करूंगी, और उनको जो बुक का एमआरपी 400 है वो उनको 300 रुपीज़ में बुक अवेलेबल करवाई जाएगी, लेकिन डायरेक्ट मोड के थ्रू फ्लिपकार्ट पर जो प्राइस विजिबल हो रही है आपको वही पे करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम एंड सीएचओ, इसमें आपको प्रीवियस ईयर एनएचएम सीएचओ डीएचएस के पेपर हैं 2019 से 24 तक के। यहाँ पर 24 का जो लास्ट टाइम अप्रैल में पेपर हुआ था वो पेपर भी यहाँ पे ऐड किया गया था। आई थिंक उत्तराखंड में हुआ था लास्ट टाइम पेपर 2024 अप्रैल में, तो उस पेपर को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पर यदि इस बुक से आप पढ़ते हैं तो आपको मॉडल पेपर टेक्स्ट हैं, जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। तो यदि आप बुक को फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं बुक ले सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट वे में लेना चाहते हैं तो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट की बुक आपको है जो और कम रेट पे पड़ेगी। आपको बुक यदि आप आज ऑर्डर करते हैं तो आज ही आपको बुक कोरियर कर दी जाएगी 3 बजे तक। तो यहाँ पर जिस भी वे में आप बुक से पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ अपनी तैयारी पर है जो फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी का पेपर मैं बता दूं कंपेयर टू अदर स्टेट के बहुत ही ज़बरदस्त सा पेपर आता है, तो आपके लिए उसको प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यूपी का ही 7 सितंबर 2022 का पेपर मैंने ओपन कर रखा है। तो इस तरीके से हम पूरे पेपर्स हैं जो सॉल्व करेंगे। प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उनकी जो 12 महीने की सैलरी रहेगी समथिंग इसी तरीके से। यदि आपने 25 साल तक जॉब कर ली है या फिर उससे ज़्यादा तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो हकदार हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो एनपीएस स्कीम या यूपीएस स्कीम, इन 2 में से आपको कुछ एक है जो चुनना होगा। तो यहाँ पर यदि आप
यूपीएस स्कीम और एनपीएस स्कीम की बात करें तो एनपीएस तो पहले से ही था, लेकिन अभी यूपीएस को भी है जो इम्प्लीमेंट किया है। और भारत में जो इम्प्लीमेंटेशन तो मोदी गवर्नमेंट ने जो दिया था, मोदी गवर्नमेंट ने तो 2 दिन पहले ही अप्रूवल दे दिया था इस स्कीम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पे इस तरीके से रहेगा कि जो लोग 10 साल तक जॉब किए तो उनको 10,000 पर मंथ के हिसाब से जो पेंशन बन जाएगी। जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा की तो उनकी सैलरी का 50% लाइक दैट इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है सबसे पहले स्टार्ट कर दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ये अप्रूवल दिया गया था कब? यहाँ पे आप डेट याद रखें कि जो यूपीएस स्कीम है इसका अप्रूवल दिया गया था 24 अगस्त को। 24 अगस्त 2024 को यह जो अप्रूवल दिया था यूपीएस स्कीम के लिए। लेकिन जो महाराष्ट्र जिस पहला स्टेट बन गया है जिसने इस स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मतलब अपना भी ली है स्कीम और लागू भी कर दी है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र जो पहला स्टेट बन गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने यहाँ पर इस स्कीम के लिए 1 जनवरी 2004 से जिन भी लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, आफ्टर 1 जनवरी 2004 से जिन भी लोगों ने ज्वाइनिंग की है उनके लिए स्कीम का है जो फायदा दिया जाएगा। इन्होंने इतने जल्दी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी दे दिया। मतलब जिन्होंने 20 साल पहले 2004 में, मतलब 1 जनवरी 2004 से के बाद जॉब ज्वाइन की है तो उनको इसका फायदा मिलेगा। और यहाँ पर जो डिसीजन है जो यूपीएस स्कीम, इसका फायदा भी हाल फिलहाल में जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा है कि अभी 23 लाख लोगों को, 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। जैसे अभी नर्सिंग में ही हम बात करें तो जो भी लोग जितनी भी सेंट्रल जगह पर जॉब कर रहे हैं उनको भी इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है। एक और अफरा तफरी मचाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारी नर्सिंग से भी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यू पोलियो केसेस इज आइडेंटिफाइड। तो अभी जो हमारा भारत 27 मार्च 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त है जो घोषित कर दिया था। और ये घोषित कब किया था? जब 3 साल से एक भी केस नहीं आया था। भारत में 3 साल तक जो रेडिकेट कंसीडर करता है WHO किसी भी बीमारी को लेके, जब यदि 3 साल तक कोई भी केस ना आए तब, तो भारत में जो रेडिकेशन के लिए कहा गया था, जैसे 2014 में क्या कहा कि 2014 में घोषित किया गया, 27 मार्च 2014 को WHO ने अनाउंस किया था कि भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। बट अभी भी हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ केस अभी भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर वजह थी कि लार्ज वे में वैक्सीनेशन करना। अब लेकिन इंडिया में फिर से एक नया केस सामने आया है। तो यहाँ पर वो पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर 2014 के बाद पहला केस है जो सामने आया है? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान या फिर मेघालय। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखते तो कोई बात नहीं। पोलियो का पहला केस आया है अभी रिसेंट में मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो मेघालय में जब पहला केस आया है तो इसके लिए WHO ने कहा है कि चिंता का विषय तो है, क्योंकि 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो यहाँ पर क्या कहा था कि इंडिया क्या है, पोलियो मुक्त हो चुका है। और रियल में हो चुका था, क्योंकि 3 साल से एक भी केस नहीं आया था। जब 27 मार्च 2014 को इंडिया के लिए क्या किया गया, पोलियो मुक्त है जो बताया गया कि भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। मतलब 3 साल पहले से, मतलब 2011 के बाद से कोई केस आया ही नहीं था, तो 2014 में रेडिकेट घोषित कर दिया। लेकिन अब जो यहाँ पे एक नया केस आया है मेघालय में, तो WHO ने एक इन्वेस्टिगेशन की। आफ्टर दैट पता चला है कि ये केस आया है कैसे, पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीनेशन के कारण। मतलब जिसको ये वैक्सीन लग चुकी थी, अब वैक्सीन में होता क्या है कि वीक स्ट्रेन यूज किए जाते हैं किसी भी बीमारी की वैक्सीन के। तो अब यहाँ पर जिस भी पेशेंट में जो नया स्ट्रेन मिला है पोलियो वायरस का, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर वैक्सीन ड्राइव्ड केस है। वैक्सीन ड्राइव्ड केस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी वैक्सीन आपको लगती है, उसका जो सबसे वायरस का कमजोर स्ट्रेन है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, यह यहाँ पर वंस इन अ वाइल्ड केस, मतलब
कभी कभी बहुत सारे लोगों में से कोई एक आध केस वैक्सीन से रिलेट करता हुआ ऐसा हो जाता है। तो याद रखना है, आपको ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि नया स्ट्रेन कहाँ पे मिला, कब मिला, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी पोलियो फ्री है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपनी नर्सिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड है आपका क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द नर्स इन द एंडोक्राइन क्लिनिक about a patient who has been taking prednisolone 40 mg daily for 3 weeks is most important to report to the health care provider। पहले क्वेश्चन समझिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि एज अ नर्स आपकी ड्यूटी यदि एंडोक्राइन क्लिनिक में लगी है, मतलब जहां पर जो ग्रंथियों से रिलेट करता हुआ ट्रीटमेंट हो रहा है, हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपका पेशेंट है, उसने 40 mg डेली क्या लेता है, प्रेडनिसोलोन लेता है। तो यहाँ पर पेशेंट क्या है आपका, हु हैज बीन टेकिंग प्रेडनिसोलोन 40 mg डेली फॉर 3 वीक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि आपका कोई मरीज एंडोक्राइन क्लिनिक में आता है ट्रीटमेंट के लिए, वो डेली 3 वीक से प्रेडनिसोलोन ले रहा है, तो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताने की। पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago। Patient has not been taking the prescribed vitamin D. Patient has bilateral 2+ pitting ankle edema. Patient blood pressure is 148/94 mm of Hg। यहाँ पर आपकी क्या है जो एज एन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता होना चाहिए। ये आपका एनसीलेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि आपका मरीज प्रेडनिसोलोन ले रहा है, क्या है, मरीज यदि आपका प्रेडनिसोलोन ले रहा है, तो लेकिन उसने 2 दिन से प्रेडनिसोलोन नहीं ली, तो हार्मोनल डिस्टरबेंस तो होगा और उसके कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो देखने को मिलेंगी। प्रेडनिसोलोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करेगा, और साथ ही साथ है जो ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। कॉर्टिसोल क्या काम करता है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बीपी, ब्लड शुगर, इन सबको मैनेज करेगा। तो यदि 2 दिन पहले से मरीज ने क्या किया है, 2 दिन पहले से मेडिकेशन नहीं ली है, तो आपका जाहिर सी बात है बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेडनिसोलोन को यदि सडनली स्टॉप किया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपके एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपका पेशेंट आपको यदि बताता है कि उसने 2 दिन से क्या है, प्रेडनिसोलोन नहीं ली है, जो ले रहा है वो 40 mg डेली वो नहीं ली है, तो ये प्रॉब्लम का यहाँ पे टॉपिक आपका हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी से उतनी प्रॉब्लम सडनली प्रॉब्लम नहीं होगी ना, 2+ एंकल एडिमा से होगी। बीपी तो जाहिर सी बात है, 2 दिन से मेडिकेशन नहीं ली है तो बीपी तो आपका डिस्टर्ब आएगा ही। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि यदि 2 दिन से मेडिकेशन नहीं ली है पेशेंट ने आपके, तो वो है जो समस्या का विषय आपके लिए हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर होगा यहाँ पर ए, पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन पहले मेडिकेशन रोकने से हुआ क्या कि यहाँ पर प्रेडनिसोलोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। कब दिया जाएगा आपको, जब आपको कुछ इस तरीके की समस्याएं हो कि जो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक ना हो रही हो, तब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रेडनिसोलोन खुद एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। कॉर्टिसोल क्या करता है आपकी बॉडी में, स्ट्रेस को मैनेज करेगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, बीपी के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए। यदि आप इसको सडनली स्टॉप करते हैं तो जो यहाँ पर आपका एड्रिनल इनसफिशियंसी होगी, और यदि एड्रिनल इनसफिशियंसी हुई मतलब ग्लैंड ने प्रॉपर हार्मोन नहीं बनाए, जो कॉर्टिसोल बना रही है एड्रिनल ग्लैंड वो नहीं बनाया, उसके कारण और अदर प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जब भी आपके पेशेंट को, यदि कोई भी पेशेंट आपका हार्मोनल थेरेपी वाला हो, लेट से प्रेडनिसोलोन की जगह यदि आपका कोई पेशेंट थायराइड मेडिकेशन वाला हो, 2-3 डेज मेडिकेशन ना ले और यदि उसका टेस्ट कराओ तो रिपोर्ट उसकी गड़बड़ आ जाएगी। यदि आपका पेशेंट कोई और मेडिकेशन लेता हो, प्रेडनिसोलोन की जगह कोई भी हार्मोनल थेरेपी लेता हो, वो ना ले, तो उसकी बॉडी उसको विदिन 2-3 डेज में ही रिस्पॉन्ड शो करने लगेगी कंपेयर टू विटामिन डी और एडिमा वगैरह के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग कैक्सिलिन टू अ क्लाइंट। द
द नर्स एक्सप्लेन्स दैट दिस मेडिकेशन विल, यदि आपने अपने मरीज को कैक्सिलेट एडमिनिस्टर किया है तो एज अ नर्स आप अपने पेशेंट को क्या बताएंगे कि ये मेडिकेशन क्या है? इट विल लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, lower your potassium and have a diuretic side effect, lower your sodium and have a laxative side effect, या फिर lower your sodium and cause the diarrhea। सोडियम इन दोनों को क्या करेगी? लो करेगी। क्या करेगी? लो करेगी। तो जो नॉर्मल पोटेशियम की क्या है? पोटेशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? 3.5 to 5.2 mEq पर लीटर। ब्लड सीरम की मैंने यहाँ पे बताई है। जो पोटेशियम है नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 3.5 to 5.2 mEq पर लीटर या फिर 3.5 to 5.2 mmol पर लीटर। अब यदि इससे ज्यादा होता है, यदि इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। और कम होता है तो हाइपरकैलेमिया। अब ऐसे ही यदि आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि कैक्सिलेट दे रहे हैं। कैक्सिलेट क्या काम करती है? कैक्सिलेट का काम होता है कि पोटेशियम को बाइंड करने का काम करेगी, मतलब चिपकाने का एक तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर यदि सोडियम का भी आपसे पूछा जाए, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सोडियम का होता है 135 to 145 MEq पर लीटर। यहाँ पर सीरम वाली वैल्यू, ब्लड सीरम वैल्यू है दोनों। यदि पोटेशियम पूछे तो 3.5 to 5.2 और यदि सोडियम पूछे तो 135 to 145 MEq पर लीटर। तो यहाँ पर जो कैक्सिलेट दिया जा रहा है, कैक्सिलेट का काम क्या होता है कि ये मेडिकेशन पोटेशियम को बाइंड करने का काम करती है। क्या करने का काम करेगी? बाइंड करने का काम करेगी कोलोन में। और यहाँ पर इसके बदले में क्या देगी? सोडियम को एक्सचेंज करेगी। तो एज अ नर्स आप यदि आपके पेशेंट को बताते हैं तो ये क्या कर रही है मेडिकेशन? कैक्सिलेट पोटेशियम लेवल को कम करेगी, बाइंड करेगी, जब तो बाहर निकलेगा बाइंड करके साथ में, और लैक्सेटिव इफेक्ट को क्या करेगी? बढ़ा सकती। लैक्सेटिव का काम क्या होता है? स्टूल सॉफ्ट करने का काम। तो यहाँ पर कैक्सिलेट यदि आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो कैक्सिलेट में आपको ओनली इतना याद रखना है कि ये पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या करेगी? जब पोटेशियम को बाइंड करेगी तो अपने आप लेवल क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है? लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट। पोटेशियम को बाइंड करेगी कोलोन से और सोडियम का एक्सचेंज करेगी, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड पोटेशियम लेवल कम ही होगा। जब बाइंड करेगी तो बाहर अपने आप बॉडी से एज अ लैक्सेटिव, मतलब फीकल मटेरियल के साथ में भी, स्टूल के साथ में भी पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एज अर्ली एज 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी more than 50% of estrogen entering maternal circulation is produced in। तो यदि 7th वीक की प्रेगनेंसी के आसपास 50% से ज्यादा एस्ट्रोजन है जो मैटरनल सर्कुलेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरी, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा या फिर फैलोपियन ट्यूब। आपको बता दें कि जो इनिशियल प्रेगनेंसी में तो यहाँ पे आपकी ओवरी बनाएगी, लेकिन यहाँ पर 7th वीक में, आफ्टर द 7th वीक के बाद और 8th वीक में प्लेसेंटा है जो एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। एक कंटिन्यू प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एस्ट्रोजन यहाँ पे यदि मैटरनल सर्कुलेशन में 50% से ज़्यादा मैटरनल सर्कुलेशन में फ्लो हो रहा है एस्ट्रोजन, तो ये बनाया किसने है? ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये कौन बनाएगा यदि 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन मैटरनल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है आफ्टर द 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी में। ईयर्स की बात की गई है, मतलब एज अर्ली एज 7th वीक। आफ्टर द 8th वीक से प्लेसेंटा भी बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 50% एस्ट्रोजन मैटरनल सर्कुलेशन में फ्लो होगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को बनाता कौन है? ओवरी बनाती है। लेकिन यदि आफ्टर दैट पूछते हैं आपसे क्या है? एज अर्ली एज मतलब शुरुआत की 7वें वीक तक की प्रेगनेंसी में, तो ये बनाएगी क्या? ओवरी। क्या बनाएगी यहाँ पे? ओवरी। याद रखें आपको, यहाँ पे आपका आंसर ओवरी होगा। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 8th वीक से पूछे, आफ्टर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब बनाएगा कौन? प्लेसेंटा। याद रखें आप,
नॉर्मल कंटिन्यूएशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआती टाइम में हॉर्मोन्स बनाती है कौन? ओवरी। क्या बनाएगी? ओवरी बनाएगी। लेकिन आफ्टर दैट स्टेज के बाद प्लेसेंटा भी ये बनाना स्टार्ट कर देता है 8वें वीक के बाद से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HBNC? ये भी बहुत आता है एग्जाम में, HBNC। ऑप्शन में होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा यहाँ पर HBNC का फुल फॉर्म? तो HBNC का मतलब होता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे पहले आपको मीनिंग बता दें कि जो यहाँ पे आपका HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर क्या होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। अब ये HBNC केयर है जो यहाँ पर कब लाई गई थी? 2011 में। न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम को लाया गया था 2011 में। अब यहाँ पर ये जो HBNC है इसके इंसेंसिटाइज्ड कौन होते हैं, मतलब इसको कौन कंडक्ट करते हैं? तो वो होंगी आशा वर्कर, जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। वो विजिट करती हैं घर, जिस भी घर में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वहाँ पर जाके पूरी प्रेगनेंसी भर यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पे जो डेटा वगैरह तो रहता है वो करती हैं। लेकिन जब होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात आती है, आफ्टर द डिलीवरी के बाद दी जाने वाली केयर, अब जो डिलीवरी यदि घर पे हो गई है तो उनको भी दिया जाएगा केयर, और जो हॉस्पिटल में हुई हो, घर आ गई हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, उनकी भी केयर यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर 42 दिनों तक की केयर, यहाँ पर कितनी, जो परपीरियम पीरियड होता है कितने दिनों का होता है? पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड 42 दिनों का होता है। क्लियर? तो अब जो यहाँ पर HBNC केयर है, क्या है? HBNC केयर है। तो यहाँ पर इस HBNC केयर में जो विजिट की बात करें, हम विजिट की बात करें, 6 विजिट की जाती हैं यदि क्या हो? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हो। मतलब ये आपको विजिट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि यदि किसी की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो जो आशा वर्कर जाती हैं विजिट के लिए, आशा वर्कर फ्री में तो जाके विजिट करेंगी नहीं। यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो 3rd डे से जाके चेक करेंगे, क्योंकि शुरुआती 48 घंटे तक तो हॉस्पिटल में ही रहेगी प्रेग्नेंट लेडी और बच्चा। तो यहाँ पर न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए 6 विजिट की जाएंगी। कहाँ पे? यदि हॉस्पिटल वाली डिलीवरी हुई हो तो कब कब की जाएंगी आशा के द्वारा वो विजिट? डे 3rd में, डे 7th, डे 14, डे 21, डे 28 और डे 40। याद रखना एग्जाम में पूछी जाती है। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो 6 विजिट, होम बेस्ड डिलीवरी होगी तो ओनली यहाँ पर जिस दिन डिलीवरी हुई वो दिन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 1, 3, 7 जो 6 विजिट है वहां पर दिन स्टार्ट हुई तीसरे दिन से, क्योंकि 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे इसलिए। अब जो 7 विजिट होती है होम बेस्ड डिलीवरी में, तो 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42। ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, ANM में भी आ सकता है, GNM में भी आ सकता है। और आशा जब पर विजिट के लिए जाएगी तो उसको पर विजिट का 250 रुपीज है जो प्रोवाइड किया जाएगा। वो पेमेंट आपको नहीं देनी है, वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है वो जो पेमेंट होती है वो कब दी जाती है? पर विजिट में 250 रुपये। किसके लिए? आशा के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक इन्फेक्शन है, किसके थ्रू फैलेगा? सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसका कॉज क्या होगा? फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर स्पायरोकीट। सबको पता है कि सिफिलिस का कॉजेट एजेंट क्या? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। लेकिन ये होगा किससे? फंगई से, वायरस से, प्रोटोजोआ के स्पायरोचीट से। सिफिलिस होगा किससे? स्पायरोचीट से। यहाँ पर इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या कहलाता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के स्पायरोचीट से होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा VDRL टेस्ट। क्या है? VDRL टेस्ट है जो एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। अब ये क्वेश्चन आपका जो एडोलेसेंट हेल्थ वाले के अलावा पीडियाट्रिक वाले सेक्शन में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं
ये थ्योरी आपने कम्युनिटी में पढ़ी, पीडियाट्रिक में पढ़ी एंड मैटरनल हेल्थ में भी पढ़ी है। तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है करेक्शन में दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू दैट जो एडोलेसेंट ग्रुप का बिहेवियर है वो किस तरीके का होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो विच काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा एडोलेसेंट में। हो सकता है आपको टोडलर में पूछ लें, इन्फेंसी में पूछ लें, प्री स्कूलर में पूछ लें, या फिर स्कूल गोइंग में पूछ लें, एडल्ट में पूछ लें, किसी में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, पूछी जाती है, क्योंकि तो जो बिहेवियर देखने को मिलता है एडोलेसेंट ग्रुप में वो था ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। देखिए आप कि जो स्टार्टिंग यहाँ पे याद रखना है आपको वो क्या होगा, वो होगा इन्फेंसी पीरियड का। इसका इन्फेंसी पीरियड मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है वो क्या होगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड मतलब यहाँ पे आप इनको टोडलर भी कह सकते हैं, टोडलर भी कह सकते हैं, तो टोडलर में होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है प्ले एज वाले में, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले, उनमें। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी ये देखने को मिलती है किसमें, स्कूल एज में। जो कंपटीशन वाली भावना आने लगती है वो आती है किसमें, स्कूल वाले बच्चों में। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ये होती है एडोलेसेंट में। WHO के अकॉर्डिंग जो एज दी है एडोलेसेंट की होती है 10 से 19 साल तक की, कितना 10 to 19 ईयर्स तक की। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है यंग एडल्ट्स में, मतलब जब आप क्या क्रॉस कर जाए, एडोलेसेंस पीरियड क्रॉस कर जाए। एक क्वेश्चन और आपको आता है, एडोलेसेंस किसके बीच की अवस्था है, तो एडल्टहुड और चाइल्ड एज के बीच की अवस्था। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, तो एडल्टहुड में स्टैग्नेशन पूछा गया, स्टैग्नेशन किस एज में देखने को मिलेगा या किस पीरियड में, तो होगा एडल्टहुड में। फिर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये आएगा मैच्योरिटी, मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनमें आफ्टर 65 ईयर के बाद में। तो यहाँ पर आपको मेनली याद रखने हैं शुरू के 7 आपको तो मेनली एग्जाम में आते हो सकता ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर भी पूछ ले, तो आपको ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट बिकॉज ईगो आइडेंटिटी वाला किसके लिए है, एडोलेसेंट पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन, all OPV at district level can be stored at 2 to 8 degrees Celsius temperature for how many month। ओरल पोलियो वैक्सीन कह दी ज़्यादा स्टॉक रखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वो कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैक्सीन स्टोर की जानी है। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, सॉरी कितने मंथ के लिए रख सकते हैं, तो 1 मंथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, जो वैक्सीनेशन वाला सेक्शन उसमें से, कि ऑल OPV वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि सेव की जा रही है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ओनली फॉर 1 मंथ, इससे ज्यादा नहीं। नेशनल लेवल पर स्टोर की जाएंगी 6 महीने के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा, -15 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक। यदि इन वैक्सीन को नेशनल लेवल पे स्टोर किया जा रहा है OPV वैक्सीन को 6 महीने के लिए, कितने पे होंगी, -15 to 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि 2 से 8 है तो ओनली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ओनली फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिविटी टू हीट। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, OPV, MMR, JE या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेकर, तो होगी हेपेटाइटिस बी। क्या होगी, हेपेटाइटिस बी। हीट लीस्ट हीट सेंसिटिव, लीस्ट का मतलब सबसे कम होगी हेपेटाइटिस बी। और यहाँ पर जो स्टोरेज टेम्परेचर है इसका वो क्या होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV वैक्सीन। हीट सेंसिटिव पूछे, मोस्ट हीट सेंसिटिव, तो वो होगी OPV, और लीस्ट मतलब सबसे कम, तो वो होगी हेपेटाइटिस बी।
नेक्स्ट वन, इन अ फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच वैक्सीन शुड बी केप्ट ऑन द टॉप सेल्फ। तो यदि आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, घर पे जो आप फ्रिज यूज करते हैं, तो उनमें टॉप सेल्फ में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखेंगे? HIV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, टिटनस टॉक्साइन। नेक्स्ट ऑप्शन है मीजल, मम्स, रूबेला, वैसिलाई, कालमेटिक यूरिन दैट मीन्स BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और OPV। फिर है DTP, हेपेटाइटिस बी या रोटा वायरस, HIV, DTP। कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B है, जो इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है, पेंटावेलेंट में इंक्लूड कर दी जाती है। HPV वैक्सीन पैपिलोमा कैंसर से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी। टिटनस टॉक्साइड, फिर MMR, BCG दी जाती है किससे प्रिवेंट करने के लिए? TB के लिए। ओरल पोलियो दी जाती है पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर रोटा वायरस दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। और DTP है तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, ये 3 से प्रिवेंट करेगी आपको। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है तो वैक्सीन को टॉप सेल्फ में रखेंगे, कौन सी होंगी? वो होंगी MMR, BCG एंड OPV। तो यहाँ पर मीजल्स, MR, MMR, OPV, येलो फीवर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन सभी वैक्सीन को किस में रखा जाता है? टॉप सेल्फ में। क्यों? क्योंकि जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है जस्ट इसके ऊपर होता है और ये फ्रीजिंग के कारण डैमेज नहीं होंगी। बाकी जो अदर है इनको लोअर सेल या फिर मिडिल सेल में रख सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ये फ्रीज सेंसिटिव, मतलब ज़्यादा फ्रीज में जाएंगी तो ये खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन है, या तो इनका आपके लिए डाइल्यूशन पूछा जाता है, तो मीजल्स MMR वैक्सीन है 4 घंटे से ज़्यादा के बाद डाइल्यूट करने के बाद नहीं लगाना है आपको। क्या हो सकता है? जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो डेवलप हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन आता है BCG में, तो कौन सा डाइल्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन का जो डोज है वो कितने दिए जाते हैं? जो बर्थ टाइम डोज दिया जाता है उसको 0 डोज कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, which test is used to check whether freezer sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस? कौन सा टेस्ट यूज करेंगे कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण डैमेज हो गई है, खराब हो गई है? कौन से टेस्ट से पता करेंगे? स्टिक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर सॉफ्ट टेस्ट? सिक टेस्ट तो क्या होता है? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। किसको? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। अब यहाँ पे कहा है कि कौन सी वैक्सीन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखने के कारण डैमेज हो गई, मतलब ये क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो वो टेस्ट कौन सा होगा? हमने अभी पढ़ा कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है, जस्ट इसके ऊपर पढ़ा हमने कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी है, DTP है, TD है। लेकिन HPV, रोटा वायरस, सब क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे। अब टेम्परेचर 0 से कम हो जाए तो जो वैक्सीन खराब होंगी वो टेस्ट किया जाएगा उन वैक्सीन पर। वो क्या होगा? सेक टेस्ट। सेक टेस्ट से पता चलेगा कि वेदर वैक्सीन हैज बीन फ्रोजन। तो यहाँ पर DPT, हेपेटाइटिस बी, टिटनस टॉक्साइड, ये क्या है? फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इन वैक्सीन का पता करने के लिए खराब हुई है नहीं, क्या किया जाएगा? सेक टेस्ट। नेक्स्ट, इन अ 3-year-old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज? यदि बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल है। यदि बच्चे की उम्र कितनी है? 3 ईयर है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा हेपेटाइटिस बी होने का? पिन प्रिक, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स? बच्चा 3 साल का है तो यहाँ तो ना उसको पिन प्रिक या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण तो होगा नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है, रेयर चांस है। बट बच्चा कब होगा? जब यदि हॉस्पिटल वाले कुछ लापरवाही कर दे तब। रिसेंट में आप एक न्यूज देखना, मे भी राजस्थान की है और MP की है, जहां पर
14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस बी और सी वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। न्यूज आप लोग एक बार जरूर देखना। तो उसके कारण क्या हुआ है, बच्चे सभी पॉजिटिव पाए गए। पता कैसे चला, जब 200-300 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई तब। बच्चे के लिए जो सबसे कॉमन कॉज होगा हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर होने का होगा सलाइवा एक्सचेंज। सलाइवा एक्सचेंज मैंने यहाँ पे क्यों कहा, हो सकता माँ को हेपेटाइटिस हो, बच्चे को खिलाते खिलाते बहुत सारे पेरेंट्स में हैबिट होती है बच्चे को माउथ टू माउथ किस करने की, जो कि एक सही हैबिट नहीं है। तो यहाँ पर सलाइवा एक्सचेंज है जो बेसिक रीजन हो सकता है। पिन प्रिक के कारण जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको होने का चांसेस रहेगा। जो सेक्सुअल एक्टिविटी वाले हैं तो उनको होगा, तो 3 साल के बच्चे की सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी ना होगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, लेकिन बच्चा जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो कभी तब। तो यहाँ पर 3 साल के बच्चे के लिए कॉमन कॉज है वो क्या होगा सलाइवा एक्सचेंज। और कौन सा टीका लगवाया जाता है सभी हेल्थ केयर वर्कर को, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। डिटेल प्रेक हो जाए तो कितने घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट वन इज द in a person with cholera diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholera is, तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नाम से, विब्रियो कोलेरा से। अब डायरिया हो गया है विब्रियो कोलेरा से, तो यहाँ पर कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे विब्रियो कोलेरा, एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं विब्रियो कोलेरा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कोलेरा वाले मरीज के लिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला, राइस वाटर स्टूल कोलेरा का क्लासिकल साइन है, और जो कॉज है वो क्या है, वो विब्रियो कोलेरा। और ये कोलेरा होगा कैसे, गंदा खाने पीने के कारण, स्पेशली पानी के कारण। तो यहाँ पर जो क्या प्रोड्यूस करेंगे कोलेरा, वो करेंगे एंटेरोटॉक्सिन। क्या करेंगे, एंटेरोटॉक्सिन। और जो एंडोटॉक्सिन है जनरली ये आपके एक तरीके से हमें कहेंगे कि जो साल्मोनेला है या फिर इकोलाई है इस तरीके के। तो यहाँ पर जो एंटेरोटॉक्सिन मतलब इन्होंने इनर यहाँ पे कहा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले से ही बताया, मतलब इंटरली किसी ऑर्गन में इफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा एंटेरोटॉक्सिन। जो कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है कोलेरा के लिए, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। एक इसका जो क्लासिकल साइन है वो क्या है, वो है राइस वाटर स्टूल। पी सूप स्टूल पूछते हैं तो वो है टाइफॉइड का, कोलेरा का नहीं। नेक्स्ट इज the poisoning caused due to ingestion of food contaminated by living bacteria is all except। तो यदि किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और होती है गंदा खाने पीने के कारण, तो यदि किसी को फूड पॉइजनिंग होती है ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड, तो यहाँ पर लिविंग बैक्टीरिया के कारण हो रही, तो सभी है किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, बोटुलिज्म या फिर केमिकल पॉइजनिंग। तो जो पॉइजनिंग है फूड इंजेक्शन के कारण हो रही है वो यहाँ पर सभी है। तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के कारण मतलब साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकाई, बोटुलिज्म, ये क्या है कॉमन, स्पेशली बोटुलिज्म तो कॉमन फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो नहीं होगी वो होगी केमिकल। मान लीजिए किसी ने साइनाइड पी लिया तो फूड पॉइजनिंग में थोड़ी आएगा, वो तो आप जानबूझ के केमिकल पी रहे हैं उसमें आएगा। नेक्स्ट वन इज द वेरिसेला वैक्सीन इज अ, वेरिसेला वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है, किल्ड, लाइव अटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेरिसेला वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इज चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 years इज कॉल्ड। मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के, बच्चों की उम्र जिनकी 1 से 3 साल तक हो। ज़ेरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के, बच्चों में स्पेशली उम्र 1 से 3 साल हो। तो यहाँ पर जो नाइट बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीजन है वो क्या है, वो है ज़ेरोफ्थैल्मिया। क्या है, ज़ेरोफ्थैल्मिया।
यदि बड़ों में पूछे ब्लाइंडनेस का रीजन, तब आपको कहना है क्या, मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। दूसरा रीजन है रिफ्रैक्टिव एरर, लेकिन न्यूट्रिशनल मतलब खाने की कमी के कारण होगा। खाने की कमी से विटामिन ए की कमी होगी, तभी क्या होगा, ज़ेरोप्थेल्मिया। बच्चों के लिए है क्या, बच्चों के लिए ज़ेरोप्थेल्मिया है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा। नेक्स्ट वन, द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इट इज कॉल्ड एज। तो जो फीटल मूवमेंट माँ को फील होते हैं बच्चे के, क्या कहलाते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन। तो फीटल मूवमेंट माँ के बच्चे को फील होते हैं वो कहलाते हैं क्या, क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे, क्विकनिंग। नेक्स्ट वन इज ब्लड सैंपलिंग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन से केस में ब्लड सैंपलिंग नहीं ली जाएगी, एज इट HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम स्टेन लिक्वर, अ टिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ब्लड सैंपलिंग कौन से केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, थिक मेकोनियम स्टेन में ले सकते हैं, एबनॉर्मल ट्रेस जो फीटल मॉनिटरिंग में यदि क्या है एबनॉर्मलिटी आ रही तो भी ले सकते, लेकिन यदि वह क्या है HIV पॉजिटिव वुमेन है तो ऐसे केस में ब्लड सैंपलिंग कलेक्ट नहीं की जा सकती है। यहाँ पर एक क्या होगा, बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। नेक्स्ट वन, अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग लाइक डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स है जिसमें डायफ्राम और डच कैप है यहाँ पर। तो ये डायफ्राम और डच कैप किस टाइप की मेथड में, नेचुरल, बैरियर, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कैलेंडर मेथड। तो डायफ्राम और डच कैप हो गया, कॉन्डम हो गया, ये सब किस में आएंगे, बैरियर मेथड, मतलब कुछ ना कुछ रोकने का काम कर रहे हैं तो आएंगे बैरियर और मैकेनिकल मेथड में। नेचुरल में तो एब्सिस्टेंस आएगा और लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड आएगी, विड्रावल आएगा। IUCD में जितनी भी कॉपर डिवाइस है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वाली IUD आएंगे। नेक्स्ट वन, if a baby born with birth weight is 2.8 kg then it means baby is। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 2 किलो 800 ग्राम है तो बच्चे का वजन है जो बर्थ वेट है जो कैसा माना जाएगा, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर डेट या फिर नॉर्मल बर्थ वेट। ये क्वेश्चन वैसे आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो ESIC का पेपर होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, लेकिन UPSC के थ्रू हो रहा है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको वन लाइनर की जगह 4 लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पेपर देखने में आपको लगेगा कि बहुत इजी है, जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ESIC का पेपर एज कम्पेयर टू प्रीवियस के हार्ड आए। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2.8 kg है मतलब बच्चा कैसा है, लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट का मतलब होता है कि जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हुआ हो, क्या होगा, 2.5 kg से कम हुआ हो। VLBW की कैटेगरी में आएंगे लेस देन 2 kg वाले बच्चे। स्मॉल फॉर डेट में आएंगे मतलब 37 वीक कंप्लीट हो चुकी है प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए हैं क्या है, उनकी हाइट लेंथ वेट सब क्या है, छोटा है। नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 kg से लेके 2.5 kg के आगे जितना भी वजन होता है वो किस में आते हैं, नॉर्मल बर्थ वेट में। इसमें नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 to 3.5 kg आता है नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज में। अब यहाँ पर आपको 2.8 kg पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, वो होगा नॉर्मल बर्थ वेट। ये देखिए वेरी लो बर्थ वेट में आएंगे 1500 वाले, कैसे 1500 वाले, VLBW वाले में कि जिनका वजन 1500 ग्राम से भी कम और 1.5 kg से भी कम। एक्सट्रीम में 1 kg वाले आते हैं और जिनको मतलब जेस्टेशनल एज पूरी हो गई हो लेकिन उसके बाद भी वो पैदा हो जाते हैं 1 kg तक के, तो उनको SNCU में है जो एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बर्थ वेट, VLBW वेरी लो बर्थ वेट और ELBW इनके जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यदि बनता है तो यहाँ पे आपको इनके यदि आपको इसमें से क्वेश्चन बनता भी है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कितने वजन का बच्चा है तो कैसे उसकी केयर की जाएगी। तो यदि 2.5 kg से कम वेट का बच्चा है मतलब 2.5 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा है
और 2 kg से ऊपर का है तो इसको KMC केयर के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है यदि कोई अदर इशू ना हो। यदि 1500 ग्राम का है तो इसको होम केयर की जगह हॉस्पिटल में रख के ही इसकी केयर की जाएगी। और ELBW और VLBW वाले बच्चों को NICU में एडमिट करके उनको ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज है कौन सी स्टेज टोडलर में कंसीडर की जाएगी। 0 to 28 days, 28 to 1 year, 28 days to 1 year, या फिर 1 year to 3 year, या फिर 3 to 6 year। किस एज ग्रुप के लिए यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा टोडलर जो कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे जिद करने वाले बच्चों में भी आप मान सकते हैं, सबसे गुस्सा आने वाले बच्चों में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो वो एज होती है 1 से 3 साल तक की। कितने की? 1 से 3 साल तक की एज कौन सी एज कहलाती है? टोडलर एज ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि 0 से 28 दिनों का। 0 से 28 दिन के बच्चे कहलाते हैं क्या? न्यूनेट। क्या होंगे? न्यूनेट और न्यूबॉर्न बेबी। ये देखिए पूरा ड्यूरेशन दिया गया है। न्यूनेट और न्यूबॉर्न का मतलब 0 से 28 दिन के, इन्फेंसी में 28 से 1 साल तक के बच्चे, 28 दिन से 1 साल के। टोडलर 1 से 3 साल। प्री स्कूलर मतलब 3 से 6 साल, जो LKG UKG पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो, नर्सरी वाले बच्चे। स्कूलर जो 6 से 6 ईयर टू 10 ईयर तक। और एडोलेसेंट कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक। कितना? 10 to 19 ईयर तक। याद रखें एग्जाम में आता है। अर्ली एडोलेसेंट मतलब 12 से 14, मिडिल 14 से 16 और लेट 16 से 20 और 21 साल से एडल्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 month। 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। लेंथ है जो नॉर्मल 3 महीने के बच्चे की कितनी हो सकती है? बेबी की 3 महीने में लेंथ कितनी हो सकती है? लंबाई, हाइट। तो जनरली जन्म के समय एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की बात करें हम तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर तक। कितना? 45 से 50 सेंटीमीटर तक तो नॉर्मली ही होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन 3 महीने की बात की जा रही है। 3 महीने में कितना हो सकती है? 60 तक। कितनी? 60 तक और 60 सेंटीमीटर तक। देखिए, एवरी 3 month 5 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ इज इंक्रीज टिल 1 year ऑफ एज। ये फंडा आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा बच्चे की जो हाइट है वो 3 महीने में कितनी होगी, तो हर 3 महीनों में बच्चा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता है शुरू के 1 साल तक। ये भी याद रखें, शुरू के स्टार्टिंग के 1 साल तक बच्चे की हाइट हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी। लंबाई और हाइट दोनों कह सकते हैं आप, शुरू के 1 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस भी हम देखते हैं, क्योंकि ये जब हम बेसिक पढ़े तो ये भी पता होना चाहिए आपको। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे का वजन, हाइट, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेड सरकमफेरेंस जन्म के समय बच्चे का होता है 34 से 35 सेंटीमीटर तक। कितना? 34 से 35 सेंटीमीटर तक। और 2 महीने में 38, 3 महीने में 40, एवरी 1 month में 2 सेंटीमीटर बढ़ते जाएगा। 6 month में 42 to 43 सेंटीमीटर। अभी देखिए हेड सरकमफेरेंस है 3 सेंटीमीटर, इट अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस। यहाँ पर चेस्ट सरकमफेरेंस है, चेस्ट सरकमफेरेंस है कम होता है हेड सरकमफेरेंस के। चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो 31 सेंटीमीटर हो। कितना? 31 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस है 1 साल की उम्र में कितने हो जाते हैं? इक्वल। कैसे? इक्वल। और आफ्टर चेस्ट सरकमफेरेंस है जो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हेड सरकमफेरेंस के 1 साल की उम्र के बाद।
ये याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? यूआईपी को भारत ने कब स्टार्ट किया गया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन है नवंबर 1986, नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1992। कब है जो किए गए थे? तो यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हुआ था 19 नवंबर 1985 को। याद रखना है 19 नवंबर, यहाँ पर डेट भी लिख देती हूँ। नवंबर 1985 को यूआईपी आया था। इसके पहले था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में, मई 1974 में आया था, लेकिन भारत में 1978 में। ऐसे यदि यहाँ पे इंडिया में पूछ ले तो 1978 में आपको बताना है। कब? 1978 में बताना है क्या? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लेकिन यूआईपी पूछे 19 नवंबर 1985 में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था मई 1974 में, और इंडिया में बात करें हम तो 1978 में। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो टाइम पीरियड आपको बताना है, क्या है? टाइम पीरियड बताना है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा? विंडो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड। जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेप स्मीयर किस टाइप का एग्जाम्पल है? प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो पेप स्मीयर किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है, क्या है? सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज की प्रोग्रेस होने के पहले की। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे। लेकिन पेप स्मीयर में क्या करेंगे? हम डिसीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा? ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है? एडिनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस, या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है? वो लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या है? लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, और रेब्डोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज। रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा? कौन से वायरस से होगा? तो वो RNA वायरस लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं? यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे? वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, या फिर नन ऑफ द अबव। यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे सेफली। तो करना है आपको केयरफुली कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था? हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में। गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको। लेकिन यूआईपी जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट है
किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए या फिर नन ऑफ द अबव के लिए? टैप का सेलोफेन टैप, सेलोफेन टैप स्वैप टेस्ट है, किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पिन बॉम्ब के लिए। किसके लिए? पिन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेशली बच्चों में तो किया ही जाता है, लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एंड देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिन बॉम्ब वहाँ पर नहीं है तो नहीं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा टेस्ट? स्कॉच टेप स्वैप टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर सेलोफेन स्वैप टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है? बैगोसिस, बायसिनोसिस, सीओपीडी या फिर एस्टोसिस? मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायसिनोसिस। क्या है? बायसिनोसिस एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेमफ्लेक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है। और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा, या फिर बायसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे। और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया। तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है? मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट? तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, फोराम, डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में? तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही क्यों डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, आइम रूट से दी जाती है? तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड। तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होंगी कौन सी डिसीज कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न, व्हीकल बॉर्न या फिर एयरबॉर्न? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी? जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है? व्हीकल बॉर्न डिसीज। जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। आपको याद रखना है व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा। और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा? व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न। तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है? व्हीकल बॉर्न। और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा। वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्क्यूटो हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी। ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया, मॉस्क्यूटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, सभी क्या वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं। एयरबॉर्न में जो पार्टिकल्स स्नीजिंग कफिंग के थ्रू स्पेशली होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? जून 5 को, जुलाई 5 को, जनवरी 5 को या फिर मई 5 को? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को। कब करते हैं? जून 5 को। और इस साल की का है एक साल के बच्चे में पर डे है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट के कहा है पर केजी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी।
तो पर केजी की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी है जो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। कितना? 100 कैलोरी। यदि बच्चे का वजन 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? 1000 किलो कैलोरी की। लेकिन यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कहा है तो कितना? 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 100 किलो कैलोरी पर केजी। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी। सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। तो 1 साल के बच्चे में पूछते हैं तो कितना? 1000 किलो कैलोरी पर डे। इनकेस आपको एग्जाम में बच्चे का वेट दिया जाए और पूछा जाए कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी इस बच्चे को, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 10 किलो है, 11 किलो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ बेबी बॉर्न एट CSC इन इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट। यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप उसको सबसे पहले देंगे? DPT, MMR, BCG, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सभी दी जाती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आपकी जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या होगी? BCG वैक्सीन। अब BCG वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो BCG वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है। ओनली एक ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। BCG वैक्सीन का जो डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.05 ml। इन केस बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ हम BCG वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको जो BCG का हम डोज देंगे 4 वीक का, यदि बच्चे की एज 4 वीक से ज़्यादा की हो गई या फिर 1 महीने से ज़्यादा की हो गई तो 1 महीने से ज़्यादा की एज से लेकर 1 ईयर तक की एज तक बच्चे को जो BCG वैक्सीन का डोज दिया जाएगा वो होगा 0.1 ml। कितना? 0.1 ml डोज है जो फिर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि BCG कौन सी वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इसका डाइल्यूशन पूछा जाता है तो नॉर्मल सलाइन इसको डाइल्यूट किया जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, जेनेवा में है, डेनमार्क में है कि USA में है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। जेनेवा में WHO का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ पर ILO का ये लोगो रहा जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो लोगो बस दे देंगे कि किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। Three Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है 3, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, तीनों साइन किसके हैं? तो ये है यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से? कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा, किसी एक को छोड़कर। मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज़ में।
तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए, नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीज़ों में रहेगा, किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा मैज़े में। किसमें? मैज़े में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैज़े खाने से कौन सी कहते हैं? मैज़े। और ट्रिप्टोफैन है जो मैज़े में, जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज़ में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैज़े है, ओवर मैज़े खाने से कौन सी डिसीज़ होती है? बहुत सारी डिसीज़ होती है जिसमें मैज़े और कॉर्न को क्या कहा जाता है? अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज़ है जो मैज़े और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा? तो वो नहीं होगा किसमें? मैज़े में। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प